प्रिय छात्रों, आज हम लोग द्वितीय स्थलाकृति में मैदान को पढ़ेंगे। जहाँ तक पर्वत पठार मैदान का प्रश्न है, तो पूरे इस पृथ्वी पर 41% जो है वो मैदान है। जो स्थलाकृति तीन प्रकार का हम लोग देखते हैं, यानी मैदान, पर्वत और पठार, तो उसमें 41% पर मैदान है, 29% पे जो है वो पर्वत है और बाकी जो बचा आपको 33% पे वो पठार है। ठीक है, तो 41, 29 और 33 ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ताकि ये बताता है। और भारत में भी कुछ अनुपात पर्वत, पठार और मैदान का यही है। तो वैश्विक अनुपात और भारतीय अनुपात दोनों सेम, पर्वत, पठार और मैदान के संबंध में। तो देखिए, मैदान कहते किसको है, ये एक प्रश्न उठता है। इस क्रम में हम पाते हैं कि उसकी तीन विशेषताएं। पहला ये कि धरातल पर वो समतल भाग होगा, यानी बराबर, लेकिन ये समतल ढाल में वो ढाल उसका न्यून होगा, एकदम समतल नहीं होगा। और तीसरा ये कि उसमें पानी अगर बहाएंगे हम तो उसका ढाल मंद पड़ जाएगा। तो ये तीन विशेषताएं अगर पाई जाती हैं और उसमें जल का प्रवाह हो, और जल का प्रवाह काफी मंद हो, काफी तीव्र नहीं हो। नदियों में आप देखते हैं कि धीमे धीमे जल जो है बहता है, जैसे नहरों में या अन्य स्थानों पे, झरनों में आप तीव्र गति से जल का बहाव देखते हैं, या पर्वतीय भागों में जो नदियां हैं उनमें जो जल का प्रवाह देखते हैं, उस ढंग से मैदानी भाग में आपको नदियों में जल का प्रवाह। तो बरसाती नदी एक बैग पानी आया तो तेज से भरा और दूसरी बात, लेकिन जो सदाबहानी नदियां हैं, पेरेनियल रिवर्स है, उसके जल बहुत शांत आपको दिखाई पड़ेगा। प्रवाह दिखाई पड़ेगा लेकिन धीमा धीमा। तो क्यों? क्योंकि ढाल नहीं है। तो इस तरीके से ये तीन विशेषताओं वाली जो स्थलाकृति होगी उसको जो है मैदान है। अब ऐसी बात नहीं है कि ये मैदान में सिर्फ है, इसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन क्या है कि जो धरातल है उस धरातल पर ही सिर्फ मैदान नहीं पाया जाता, बल्कि पर्वत के ऊपर भी मैदान पाया जाता है। तो पर्वत के ऊपर किस ढंग से मैदान पाया जाएगा भाई, ये विचारणीय प्रश्न है। तो पर्वत कोई है, हाँ, वो धरातलीय भाग के मैदान कितना बड़ा नहीं होगा, ये भी अपने आप में वास्तविकता है। लेकिन पर्वतीय भाग में मैदान, जैसे घाटी कहीं पर है, तो दो पर्वतों के बीच का जो धंसा हुआ भाग है वो घाटी हो गई। अब उसके बीच डिस्टेंस बहुत है, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर मान लिया उस घाटी का। तो जो निचला भाग, अगर उस भाग में एक स्थलाकृति है कि जो पूरा का पूरा समतल है और उसमें कोई जल का प्रवाह बह रहा है, छोटी नदियां बहुत सारी होती हैं, वो न्यून ढाल है और धीमे धीमे बढ़ रही है। तो जहां तक पर्वतीय भाग में इस प्रकार की स्थलाकृतियां एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में आपको दिखाई दे, तो वो पर्वतीय मैदान कहलाता है। जैसे अपलेशियन पर्वत के ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन, यूएसए का जो ग्रेट प्लेन है वो अपलेशियन पर्वत के ऊपर में बना हुआ है। इसलिए ग्रेट प्लेन क्या है कि धरातल से काफी ऊंचाई पर। और इसी ढंग से कुछ मैदान ऐसे भी हैं जो समुद्र से भी नीचे है। जैसे जॉर्डन की जो घाटी है, जॉर्डन एक देश है एशिया का, उसमें एक घाटी है, तो वो घाटी इतनी गहरी है कि जो बगल में समुद्र है वो उसका जो तल है उससे ऊंचा है। अब ऐसी स्थलाकृतियां है कि उस घाटी में पानी नहीं घुस पाता है, तो उस घाटी का जो निचला सरफेस है उसमें मंद ढाल है और पानी जो उसमें बहती है, उसमें नदी बहती है, तो उसका ढाल जो है वो मंद है। इसलिए जॉर्डन नदी की घाटी जो है प्लेन के रूप में इस्तेमाल। तो जिस तरीके से पठार में और पर्वत में भी अपवाद थे, उसी तरीके से मैदान में भी अपवाद है कि आमतौर पे मैदान धरातल ही कोई कहते हैं, लेकिन ऐसे धरातलों को कहते हैं
जिसका ढाल मंद हो और जिस पर नदियां धीमे धीमे बहें। अपवाद क्या है कि पर्वत के ऊपर भी मैदान पाए जाएंगे और समुद्र के नीचे भी मैदान पाए। समुद्री मैदान की बात, मैंने समुद्र का जो तल है उससे भी गहराई में मैदान की स्थिति। एग्जाम्पल क्या है तो पर्वतों पर वाला ग्रेट प्लेन है और जॉर्डन वाला जो है वो समुद्र के सतह से भी नीचे वाले मैदान का हिस्सा है। तो आमतौर पे ये सब चीजें जो है याद नहीं रहती हैं, लेकिन क्लास जब आप करते हैं तो आपको जो है ये सब चीजें स्पेसिफिक रूप से जब बताई जाती हैं और क्लास को बहुत टेंटेटिव होकर के सुनते हैं आप, तो ये सब चीजें क्लास में ही याद होती। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ विशेषता क्या है आपका कि जो क्लासिफिकेशंस आप देख रहे हैं मैदान का वो सब एक ही बोर्ड में देख रहे हैं। तो आप हर क्लासिफिकेशन को आपका मस्तिष्क जो है बाइफरकेट करके ग्रास्प कर रहा है, ले रहा है। तो इसलिए कंसंट्रेशन बोर्ड पर इस टॉपिक में बहुत ही जरूरी है। हिस्ट्री आप पढ़ रहे थे अभी, तो हिस्ट्री में लेक्चर्स का इम्पोर्टेंट था, आपको कहानी की तरफ बताई जा रही है तो वो इम्पोर्टेंट है, उसमें बोर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ज्योग्राफी में ये सब चीज़ों में आपका बोर्ड पर कंसंट्रेशन बहुत ही अनिवार्य है। तो जैसे हम लोगों ने पर्वत का या पठार का वर्गीकरण किया था कितने प्रकार का होता है, उसी प्रकार से हम लोग मैदान का ये करें। तो सबसे पहला है पेनी प्लेन संप्राय मैदान। ये कैसे बनता है? तो आपको पता होगा कि जिस समय ये धरती बन रही थी, तो धरती कैसे बन रही थी? तो आरंभ में ये गैस का एक गोला था, धीरे धीरे तप्त गोला था, ठंडा हुआ, तो ठंडा होकर के जो है वो सॉलिड बन गया, भूपर्पट्टी बन गई। तो उस समय तो ये चिकना पूरी तरीके से नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इस पर जल या नदियां ने जो उबड़ खाबड़ धरातल था उस पर अपर्दन किया, इरोजन किया उसको, और इरोजनल वर्क के वजह से जो उबड़ खाबड़ सतह था वो बराबर हो गया। तो उससे जो मैदान बना उस मैदान को ही संप्राय मैदान बोले, पेनी प्लेन बोले। तो इस प्रकार से ये शुरुआती दौर में बना हुआ मैदान था, जिस समय जो है वो धरती बनी थी और उस पर जो है अपर्दन कार्य शुरू हुआ। लेकिन कितना भी अपर्दन हो जाए, कुछ शैल ऐसे इसमें होंगे जो अपर्दित नहीं होंगे, तो मैदान तो बन जाएगा लेकिन दूर से एक पत्थर उठा हुआ दिखाई देगा। तो मैदानों में दूर से दिखा जाने वाला जो पत्थर ऊंचा वाला भाग होता है उसको हम लोग एक अलग टर्मिनोलॉजी देते हैं जिसको बोलते हैं मोनैड। तो ये जो मोनैड नाम टर्मिनोलॉजी है, या कह लीजिए कि स्थलाकृति लैंड फॉर्म है। तो ये कहाँ का लैंड फॉर्म है साहब? तो ये मैदानी लैंड फॉर्म, और मैदान में उसके ऊपरी भाग पर निकला हुआ पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मोनैड फॉर्म। क्लियर? दूसरा जो कैटेगरी से हिमानी मैदान, आपको पता होना चाहिए कि जब से धरती बनी है तब से 4 हिमानी युग आया है। कितने? 4 हिमानी युग आया है। एक बार पूरा धरती हिम से ढक गया, फिर जो है वो अलग हुआ। तो ऐसा नहीं था कि एकदम पूरा का पूरा धरती ढक जाता, अधिकांश। और उसमें यूएसए, यूरोप और कनाडा ये ज्यादा प्रभावित होता है। ऐसा क्यों प्रभावित हो रहा था? क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया, इसमें हिम जमने की आदर्श दशा है। तो फिर पिघल गया तो क्या हुआ कि जब जमा था तो उसका प्रवाह हो रहा था, किसका? हिमानी, यानी मूवमेंट हो रहा था। हिमानी मूवमेंट करती है, वो ग्लेशियर लैंड फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे गति करती है, और इसको किसने पता लगाया था? तो हिमानी के गति से धरातल और हिमानी के बीच में घर्षण होगा। तो घर्षण का परिणाम क्या है कि धरातल का जो उबड़ खाबड़ भाग होगा वो प्लेन होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जल के द्वारा जो प्लेन किया जाएगा वो पेनी प्लेन कहलाएगा, संप्राय। लेकिन जो हिम के द्वारा प्लेन होगा उसको ग्लेशियर प्लेन के नाम से जानेंगे। दोनों आरंभिक समय का है। उसके बाद में कास्ट क्षेत्र, आप जानते हैं कि कास्ट नामकरण जो दिया गया है वो एक विशेष क्षेत्र है यूगोस्लाविया का पश्चिमी तट, जिसको एड्रियाटिक बोलते हैं। तो
इस जगह का नाम ही कास्ट, और ये चूना प्रधान क्षेत्र है। तो चूना प्रधान में कोई भी स्थलाकृति बनेगी तो कास्ट स्थलाकृति उसके नाम के, चूंकि पता वही किया गया, आदर्श दशा वही। तो चूना प्रधान क्षेत्र में अधिकांशतः भूमिगत जो जल द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भूमिगत जल के अंदर ही स्थलाकृतियां बनती हैं, बल्कि वहां भी पठार बनते हैं, वहां भी मैदान बनते हैं। अब वो भाग कास्ट क्षेत्र का जो काफी सॉलिड है और टेबल नुमा आकृति ले लेगा तो पठार बन जाएगा, कास्ट प्लेट बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भाग भी तो होगा जो पूरी तरीके से समतल हो जाए, और ये समतल किस प्रक्रिया से होगा? तो घोलीकरण की प्रक्रिया से, सबलिमेशन की प्रक्रिया से। यहाँ इरोजन नहीं होगा, यहाँ जल जो गिरेगा तो चूना को घोल ले, और घोलने के बाद वो खुद जल में कन्वर्ट कर जाएगा और फिर बहने लगेगा। तो चूना जल का रूप ले लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं घोलीकरण की क्रिया। तो इसका आदर्श रूप तो एड्रियाटिक आप पहले से जान रहे हैं। जानने वाली बात है कि भारत में कौन है। तो भारत में जो चित्रकूट है ये आपको छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, रामगढ़ है ये आपको झारखंड में पड़ेगा, अल्मोड़ा है ये आपको उत्तराखंड में पड़ेगा। तो ये सब मैदान अगर बिना पढ़े हुए आपको पूछ दिया जाता कि किस प्रकार के मैदान का एग्जाम्पल है, तो आप नहीं मार पाते कि कास्ट मैदान। आप इसको पठारी मैदान बोल देते, आप इसको पर्वतीय मैदान बोल देते, कुछ भी बोल सकते। लेकिन वास्तविक ये है कि चित्रकूट का मैदान, रामगढ़ का मैदान, अल्मोड़ा का मैदान, ये पूरा कास्ट मैदान। ऐसे भी सवाल करता है क्या भारत में कास्ट मैदान पाया जाता है? तो आप बोलेगा चूना उना तो थोड़ा बहुत होगा तो उसे मैदान बन जाएगा। नहीं मानते। ये आप देख रहे हैं कि 3 मैदान ऐसा आपके यहाँ है जो कास्ट मैदान का सर्वोच्च एग्जाम्पल्स देता है। मरुस्थलीय मैदान, ये आपको वायु के द्वारा निर्मित मैदान, मरुस्थलीय मैदान दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। तो वायु गति क्रिया के द्वारा वायु की एक विशेषता होती है कि वायु की जो गति होती है वो निर्धारित करती है किस चीज पर? तो दाब पर, प्रेशर्स पर। और प्रेशर्स क्या है कि हाई प्रेशर्स बेल्ट और लो प्रेशर्स बेल्ट। तो हाई प्रेशर बेल्ट जहां पर है वायु वहां से जो है लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलेगी। तो पूरे ग्लोब पर ये हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट की एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि बिना सीमा के वो जहां चाहे वहां चल सकती है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, सूर्य प्रकाश के कारण और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण हर हवा का दिशा और दूरी निर्धारित होती है और स्पीड निर्धारित होता है। तो जहां पर हाई प्रेशर बेल्ट है वहां पर तो वायु तीव्र गति से बहेगी। तो तीव्र गति से बहेगी तो वहां पर के मलबे को या बालू को या मिट्टी को उड़ा लेगी, अपने में सम्मिलित कर लेगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी गति धीमी होती चली जाएगी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम होता चला जाएगा, क्या करेगा? उस वायु में जो मिले हुए मिट्टी या बालू के कण हैं वो धरातल पर जो है बीचते हुए चले जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो मैदान बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मरुस्थलीय मैदान। अगर ये मरुस्थल में रहेगा तो मरुस्थलीय बोलेंगे, और यदि ये मरुस्थल से हट करके इस तरीके से मैदान का निर्माण होगा तो उसको लोएस मैदान। यही दोनों में डिफरेंस है, दोनों वायु से बनता है। तो लोएस मैदान मुन्ना भाई समान धरातल पर बने। समान धरातल पर यदि वायु द्वारा बहा कर करके मिट्टी या बालू बिछाया जाए तो उसको लोएस बोलेंगे, और अगर मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु द्वारा मिट्टी या बालू लाकर बिछाया जाए तो ऐसे मैदान को हम लोग मरुस्थलीय मैदान। तो लोएस मैदान, मरुस्थलीय मैदान वास्तव में अलग अलग है, लेकिन दोनों का निर्माण जो है वो वायु के प्रक्रम से ही होता है। और दोनों में जो वायु का मैकेनिज्म काम करता है वो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ
और जैसे जैसे वायु आगे बढ़ती चली जाती है उसके गति में कमी आती चली जाती है, और जब गति कम होता है तो भार वहन क्षमता उसका समाप्त हो जाता है, और फिर क्या करता है वो वायु जो है वो उस ले गए मिट्टी को और बालू को नीचे धरातल पर बिछाता चला जाता है, जिससे मैदानों का निर्माण होता है। ये मैदान मरुस्थलीय भाग में बनेंगे तो मरुस्थलीय मैदान, स्थलीय भाग में बनेंगे तो इसी को लोएस्ट बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए साहब, आगे है जलोढ़। ये तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि नदियां जो बहती हैं तो नदियां का एक धारा होता है, लेकिन उस धारा में जल समाहित करने की एक निर्धारित क्षमता होती है, और वर्ष में एक बार जब बर्फ पिघलता हो या बारिश होती हो तो नदियों में उसके जल ग्रहण क्षमता से अधिक जल चला आता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जल कहाँ जाता है? तो नदी के तटों पर बिछ जाता है। इन तटों को ही बाढ़ का मैदान या फ्लड प्लेन कहा जाता है। और यहाँ जब चढ़ता है तो मिट्टी लेकर के चढ़ता है पानी बाढ़ के मैदान में, लेकिन जब उतरता है तो मिट्टियों को बाढ़ के मैदान में बिछाते हुए उतरता है। तो ऐसे नदियों द्वारा या जलों द्वारा जो बाढ़ के मैदानों का निर्माण किया जाता है, तो उस मैदान को हम लोग जलोढ़ मैदान या अलुवियल प्लेन कहते हैं। इसमें दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, बांगर और खादर, जो पूर्व में आप लोग पढ़ चुके हैं। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको क्या बोलेंगे? बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको क्या बोलेंगे? अब आ जाइए पर्वत पादीय मैदान। तो पर्वत पादीय मैदान के का मतलब है कि नदी जो अपर्दन करके ऊपर से लेके आ रही है, तो अपर्दित चीज में साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं। कुछ बड़ा बड़ा बोल्डर है, कुछ उससे छोटा है, कुछ महीन महीन कण। तो बड़े बड़े बोल्डर और छोटे छोटे कण पर्वत के निचले भाग में ही जमा दिए जाते हैं। नीचे गिरने के बाद नदी उसको नहीं बहा पाती। तो उन बोल्डरों और कंकड़ पत्थरों से जो मैदान बनता है उसी को पर्वत पादीय मैदान कहते हैं। ये आमतौर पर अनुर्वर होता है, फर्टाइल नहीं होता, कोई चीज पैदा यहाँ नहीं होता। ऐसे मैदानों में जैसे भाबर तराई आपके बिहार में जो चंपारण में है, तो आप कभी जाइए तो देख सकते हैं कि जहाँ पर शिवालिक हिमालय से नीचे नदियाँ निकल रही हैं, तो वहाँ पर कम से कम 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर के दूरी पर जो है आपको भाबर और तराई स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब हो गया अपोड़ मैदान। तो ड्रिफ्ट ये क्या है कि कोई जो है वो बर्फ जमने का इलाका है, तो हर जगह बर्फ जमने का जो है वो एक रेखा होती है जिसको हिम रेखा बोलते हैं। तो हिम रेखा पढ़ चुके हैं हम लोग के यहाँ पास। हिम रेखा 6000 मीटर है। जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हिम रेखा और नीचे आता चला जाएगा। जब ध्रुव की तरफ पहुंचे तो धरातल पर हिम रेखा आ जाएगी। तो हिम जमा हुआ है, यह बात सच है। लेकिन सूर्य के उत्तरायण होने पर क्या होगा? वो हिम पिघल जाएगा। तो जब हिम पिघलेगा तो उसमें जो कंकड़ पत्थर बालू या मिट्टी थे वो क्या हो जाएगा? वहीं पर जम जाएगा। तो ऐसे जमे मैदानों को हम लोग अपोड़ या ड्रिफ्ट प्लेन के नाम से जानते हैं। झीलीय मैदान, इसमें क्या है कि किसी झील में नदी गिर रही है। अब कभी ऐसा भी होता है कि नदी सूख गई या नदी गिर रही है, गाद इतना गिरा रहा है कि झील ही भर गया। किस चीज से? गाद से, डेब्रिस से। और फिर नदी भी आना बंद हो गई पानी में। तब क्या होगा? वो झील जो है वो मैदान में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे को हम लोग लैकुस्ट्राइन प्लेन के नाम से जानते हैं। अंतिम में लावा मैदान। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा बहुत तरल, इतना तरल कि ना उससे पर्वत बनाए ना उससे पठार, एकदम पानी की तरह बीच है, तो उससे प्लेन बने। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो यही प्लेन। कौन प्लेन? लावा प्लेन। खासतौर से जो महाराष्ट्र का इलाका देखते हैं जहाँ कपास की खेती होती है, तो वो यही मैदान है। और न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड आप देखा कहाँ है? न्यूजीलैंड
ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में, ये सब दिमाग में घूम गया आपको। तो यहाँ ये सब मैदान जो है वो ऐसा लावा फूटा यहाँ कि उसके लावा जो है मैदानों पर नहीं मानता। तो ये अगले क्लास में हम लोग झील देखेंगे, और तब तक के लिए